रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 6 दृष्टि की उदासी। कसौली हिल्स। सुबह का सुहाना वक्त। पहाड़ों के बीच फैली ठंडी हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पहाड़ियों पर उतर रही थी, जैसे पूरा इलाका मानो किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह चमक रहा था। उसी पहाड़ी ढलान पर एक छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत घर बना हुआ था। घर बहुत बड़ा नहीं था, बस 2 मंजिला, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उसे देखते ही किसी का भी दिल खुश हो जाए। घर के चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे। गुलाब, गेंदा, चमेली और कई तरह के पहाड़ी फूल, जिनकी खुशबू सुबह की हवा में घुलकर पूरे बगीचे को महका दे रही थी। घर की सफ़ेद दीवारों पर हरी भरी बेलें चढ़ी हुई थी, जो खिड़कियों के चारों ओर ऐसे फैली थी जैसे किसी कलाकार ने उन्हें सजाया हो। खिड़कियों पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी थी और उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थी, जो हवा के झोंकों के साथ हल्की हल्की आवाज़ करती थी। घर के सामने एक छोटा सा लकड़ी का गेट था। उस गेट के पास लगी नेम प्लेट पर साफ अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर राजीव शर्मा। वहीं उसी घर के बगीचे में एक आदमी हाथ में पाइप लिए फूलों को पानी दे रहा था। वो आदमी बड़े आराम से मुस्कुराते हुए एक पुराना गाना गुनगुना रहा था। लग जा गले से कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। गाना गुनगुनाते हुए वो प्यार से एक एक पौधे को पानी दे रहा था, जैसे वे फूल उसके अपने बच्चे हो। तभी घर के बाहर की सड़क से साइकिल पर गुजर रहा एक आदमी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, राम राम डॉक्टर साहब। वो आदमी था सुभाष। डॉक्टर राजीव शर्मा ने भी मुस्कुराते हुए बिना रुके जवाब दिया, राम राम सुभाष। सुभाष हाथ हिलाते हुए आगे निकल गया। डॉक्टर राजीव फिर से उसी गाने को धीरे धीरे गुनगुनाते हुए फूलों को पानी दे रहे थे। तभी कुछ ही पलों बाद एक और आदमी वहां पहुंचा। उसके हाथ में ताज़ा न्यूज़पेपर था। वो गेट के पास आकर अखबार रखते हुए बोला, राम राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजीव ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो आदमी हल्की हंसी के साथ बोला, क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आप खुद ही फूलों को पानी दे रहे हैं। आज बिटिया नजर नहीं आ रही। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और उस छोटे से खूबसूरत घर के बगीचे में चल रही ये छोटी सी बातचीत उस जगह को और भी ज़्यादा जीवंत बना रही थी। राजीव उस आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने गेट के पास रखा न्यूज़पेपर उठाया और हल्के से मुस्कुरा कर बोले, अरे आज तो बिटिया का जन्मदिन है ना, इसलिए मंदिर गई है, अभी आती ही होगी। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी उस आदमी के पीछे से एक मधुर और मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, आती होगी नहीं बाबा, आ गई हूँ। दोनों ने मुड़कर देखा। वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का सादा लेकिन बेहद खूबसूरत सलवार सूट पहन रखा था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी
जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें शांत झील की तरह लग रही थी, जिनमें एक अलग ही मासूमियत और चमक थी। लंबे काले बाल हल्की हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर ऐसी सादगी और कोमलता थी कि उसे देखते ही किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वो थी दृष्टि। दृष्टि दृष्टि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपने हाथ में रखा मंदिर का प्रसाद उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए काका, मंदिर से प्रसाद लाई हो। उस आदमी ने प्यार से प्रसाद लेते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दृष्टि ने मुस्कुराकर हल्के से सिर झुका लिया। वो आदमी प्रसाद मुंह में डालते हुए बोला, अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं, राम राम। राजीव जी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी राम राम। वो आदमी वहाँ से चला गया। अब राजीव की नज़र अपने सामने खड़ी दृष्टि पर पड़ी, जो उन्हें देखे जा रही थी। राजीव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? दृष्टि पे मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। राजीव ने गेट खोलते हुए कहा, चलो अंदर चलो। दृष्टि अंदर चली गई। राजीव ने भी फूलों का पानी देना खत्म किया और घर के अंदर आ गए। कुछ ही देर बाद घर के अंदर रसोई से आती हुई ताज़े नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। दृष्टि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी चमक रहा था। उसने टेबल लगाते हुए पीछे मुड़कर कहा, बाबा आ जाइए, नाश्ता तैयार है, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। राजीव जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हाँ हाँ, और मुझे भी आज हॉस्पिटल जाना है। घर के अंदर पिता और बेटी की वो छोटी सी सुबह की बातचीत पूरे माहौल को प्यार और अपनापन से भर रही थी। ये कहकर दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है, बस चम्मच की हल्की आवाज़ और खिड़की से आती सुबह की ठंडी हवा। तभी अचानक नाश्ता करते करते राजीव जी जैसे किसी बात को याद करके बीच में ही उठ खड़े होते हैं। अरे, मैं फिर से भूल गया, एक मिनट, हाँ मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए वे अपनी कुर्सी से उठते हैं और जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। राजीव जी को ऐसे नाश्ते के बीच में उठते देखकर दृष्टि थोड़ा नाराज होकर कहती है, बाबा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसे खाने के बीच से नहीं उठना चाहिए। राजीव जी चलते चलते ही जवाब देते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी है, तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वे अपने कमरे में चले जाते हैं। दृष्टि हल्का सा मुंह बनाती है और एक नज़र उनके कमरे की तरफ डालती है, फिर चुपचाप वापस नाश्ता करने लगती है। फिर उसके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। फ़ोन टेबल पर ही रखा था। दृष्टि अपना फ़ोन उठाती है और स्क्रीन देखती है। मैसेज उसके सबसे अच्छे दोस्त का था। वो नोटिफिकेशन पर क्लिक करती है और मैसेज पढ़ने लगती है, हैप्पी बर्थडे दृष्टि, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। उस मैसेज के साथ उसने चॉकलेट और केक की कई इमेजेस और इमोजी भेजी हुई थी। वो इमोजी पढ़कर दृष्टि के चेहरे पर अपने आप एक प्यार से मुस्कान आ जाती है। वो हल्के से सिर हिलाती है, जैसे अपने दोस्त की शरारत समझ रही हो। फिर फ़ोन को धीरे से वापस टेबल पर रख देती है।
और मुस्कुराते हुए दोबारा नाश्ता करने लगती है। कुछ ही देर बाद राजीव जी अपने कमरे से वापस आ जाते हैं। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आते हैं, देखते हैं कि दृष्टि अकेले ही मुस्कुरा रही है। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर राजीव जी हल्की हंसी के साथ पूछते हैं, क्या बात है बेटा, ऐसे अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? दृष्टि उनकी तरफ देखकर कहती है, अरे नहीं बाबा, वो लड्डू का मैसेज आया था, वही पढ़कर हंसी हूँ। ये सुनकर राजीव जी भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अच्छा, लेकिन बेटा उसका इतना प्यारा नाम आदित है, फिर तुम उसे लड्डू क्यों बुलाती हो? दृष्टि हंसते हुए जवाब देती है, अरे बाबा, आपने उसे ठीक से देखा नहीं है क्या? वो कितना क्यूट और प्यारा है, बिल्कुल लड्डू की तरह, बस इसलिए मैं उसे लड्डू बुलाती हूँ। ये कहते हुए दृष्टि खुद ही हंसने लगती है। राजीव जी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। फिर वे अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स, जो रंगीन कागज़ के में रैप किया गया था, दृष्टि के सामने रखते हैं और प्यार से कहते हैं, ये रहा आपका आपका बर्थडे गिफ्ट। ये सुनकर दृष्टि की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए गिफ्ट को अपने हाथों में लेती है और अपने बाबा की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, बाबा, क्या मैं आपसे इसके अलावा भी एक और गिफ्ट मांग सकती हूँ? दृष्टि की बात सुनते ही राजीव जी के चेहरे पर फैली हल्की सी मुस्कान अचानक धीरे धीरे गायब हो जाती है। उनकी आंखों में एक पल के लिए गहरी सोच उतर आती है। वे कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर एक गहरी सांस लेते हुए दृष्टि की तरफ देखते हैं। उनकी आवाज़ में पहले जैसे हल्कापन नहीं था, बल्कि एक गंभीरता और सख्ती साफ झलक रही थी। धीरे लेकिन साफ शब्दों में वे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें वो हर चीज़ दे सकता हूँ जो तुम चाहो, लेकिन बस उस एक चीज़ के अलावा जो तुम हर साल अपने जन्मदिन पर पूछती हो और मुझसे मांगती हो। राजीव जी की ये बात सुनते ही दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। कुछ क्षण पहले तक उसकी आंखों में जो चमक थी, वो अब धीरे धीरे उदासी में बदलने लगती है। उसकी नज़रें झुक जाती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए हैं। डाइनिंग टेबल के पास कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। दृष्टि बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे इस जवाब की उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी हर बार की तरह उसका दिल टूट ही जाता है। वो धीरे धीरे मुड़ती है और धीमे कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है, जो ऊपर उसके कमरे की ओर जाती थी। उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे हर कदम के साथ उसके दिल की उदासी और गहरी होती जा रही हो। राजीव जी चुपचाप खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहते हैं। उनकी आंखों में भी एक अजीब सी कसक और बेबसी झलक रही थी। असल में उन्हें पहले से ही पता था कि उनके इस जवाब के बाद दृष्टि का यही रिएक्शन होगा, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कहते। दृष्टि धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चली जाती है और कुछ पल बाद भारी मन के साथ राजीव जी भी चुपचाप मुड़ते हैं और अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। घर में फिर से वही खामोशी फैल जाती है, लेकिन इस बार उस खामोशी में दृष्टि की उदासी और राजीव जी की सख्ती के पीछे छुपी वो बेबसी दोनों महसूस
कर रहे थे। उसी समय ऊपर दृष्टि के कमरे की खिड़की से आती हल्की सुबह की धूप पूरे कमरे में फैल रही थी। लेकिन उस वक्त दृष्टि के दिल में एक अजीब सी उदासी भरी हुई थी। दृष्टि बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें नम थी और उनमें अधूरे जज्बातों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक पतली सी चांदी की चैन थी। वो चैन कोई साधारण चैन नहीं थी। उसके लॉकेट पर अजीब तरीके से बने हुए छोटे छोटे डॉट और लाइनें थी, मानो कोई रहस्यमय निशान हो, जिनका मतलब शायद सिर्फ वही समझती थी। दृष्टि उन निशानों को अपनी भारी आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी। कुछ ही पलों बाद वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पलकों के किनारों से आंसू की एक हल्की सी बूंद नीचे गिर पड़ती है। लेकिन उसी पल उसके होठों पर एक बहुत हल्की दर्द भरी मुस्कान भी आ जाती है। धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए वो एक शब्द गाती है, एंजल। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद उसके अलावा कोई और उसे सुन ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये शब्द किसी ऐसे शख्स के लिए कह रही हो जो उसके दिल में बहुत करीब है, या शायद किसी याद के लिए जो आज भी उसके दिल में जिंदा थी। दृष्टि धीरे से अपनी आंखें खोलती है और फिर से उस चैन को देखने लगती है। उसकी उंगलियां लॉकेट पर बने उन डॉट्स को और उनके लाइनों को हल्के हल्के छूती है, जैसे वो सिर्फ एक चैन नहीं बल्कि अपनी किसी बेहद कीमती याद को छू रही हो। उस चैन को देखते ही उसके दिल में दर्द, अपनापन और एक अनकहा रिश्ता तीनों एक साथ जाग उठते हैं। कुछ पल बाद वो हल्की मुस्कान के साथ उस चैन को अपने गले में पहन लेती है। फिर उठकर कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। दृष्टि कुछ देर तक खुद को आईने में देखती रहती है, लेकिन असल में वो अपने चेहरे को नहीं बल्कि अपने गले में चमकती उस चैन को देख रही थी, जो जैसे उसके दिल की किसी गहराई या किसी गहरी कहानी से जुड़ी हुई थी। कुछ पल बाद वो अपने आंखों से भरे आंसुओं को हाथों से धीरे धीरे साफ करती है। ये गहरी सांस लेती है और अपने चेहरे पर एक बनावटी मगर हिम्मती मुस्कान ले आती है। फिर वो जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार होती है, बैग उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके गले में चमकती वो चैन अब भी उसके दिल में किसी अनकहे राज और अधूरे याद को अपने साथ संभाले हुए थी। दृष्टि हर साल अपने जन्मदिन पर राजीव जी से ऐसा कौन सा गिफ्ट मांगती है जिसे देने से वो साफ मना कर देते हैं। दृष्टि के पास जो रहस्यमय चैन है और जिस पर बने डॉट लाइन के निशान है, उनका असली रहस्य क्या है? एंजल नाम किसका है, जिसे याद करके दृष्टि की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों आ जाते हैं? क्या दृष्टि की इस चैन और उसके अतीत का संबंध आने वाली बड़ी घटनाओं से जुड़ा है? अब क्या होने वाला है आगे?